Hello everyone, I am Varun Gupta and we are watching Natural English. This is Verbal Ability capsule number 49, useful for everybody. आज का हमने ये पूरा जो सेट लिया है ये बिल्कुल नेचुरल एक डायलॉग में से लिया गया है. देखिए, I asked Sue about her essay and she just ignored me. Yes, I think it's a bit of a sore point because she got a very low mark for it. Oh dear, I put my foot in it then. No, it serves her right. She didn't do a stroke of work, so don't take it personally. She'll just have to work harder next time. आप समझ रहे होंगे ये दो लोगों के बीच में चर्चा हो रही है. फर्स्ट पर्सन सेड दिस, सेकंड पर्सन रिप्लाइड, देन फर्स्ट सेड दिस एंड देन सेकंड रिप्लाइड दिस. अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग फ्रेजेस वो समझेंगे और देन इस पूरे डायलॉग का मतलब हम समझेंगे. सबसे पहला यहां पर आया है अ सोर पॉइंट. अ सोर पॉइंट, समथिंग दैट मेक्स यू अपसेट, एंग्री और एम्बेरेस्ड व्हेन समबडी मेंशन्स इट. कोई ऐसी चीज जो आपको दुखी कर दे, नाराज कर दे या शर्मिंदा कर दे. कब? जब कोई भी उस बारे में बात करता है तो आपकी लाइफ के लिए एक सोर पॉइंट है. कहीं भी कोई उसकी बात करे तो या तो आप दुखी हो जाते हो या नाराज हो जाते हो या आपको शर्मिंदगी होने लगती है. तो वह पॉइंट आपकी लाइफ में क्या है? सोर पॉइंट है. देखते हैं एग्जांपल्स. पहला देखते हैं. इट्स स्टिल अ सोर पॉइंट विद बोथ ग्रैंड पेरेंट्स दैट नीदर द बॉय नॉर द गर्ल हैज अटेंडेड द फैमिली फंक्शन. अभी तक यह दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सोर पॉइंट है कि न तो लड़के ने न ही लड़की ने फैमिली फंक्शन अटेंड किया है. आप जानते हैं सीनियर सिटीजन्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट फैमिली ट्रेडिशंस. अब यदि कोई फैमिली फंक्शन न तो बॉय ने अटेंड किया न गर्ल ने अटेंड किया तो निश्चित तौर पर दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स इसको लेकर नाराज तो हो ही जाएंगे. तो यह पॉइंट अभी तक दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सोर पॉइंट है. अभी भी आप इसकी बात करते हो तो दे बिकम अपसेट और दे बिकम एंग्री. किस पॉइंट को? कि इस फैमिली ट्रेडिशन में न तो लड़का आया न लड़की. घर के बड़े लोगों ने वो संस्कार पूरा कर लिया लेकिन दूल्हा दुल्हन में से कोई भी उस फंक्शन को, उस रस्म को निभाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ. सेकंड देखिए. डोंट मेंशन बाल्डनेस टू आकाश. आकाश के सामने गंजेपन की चर्चा भी मत करना. इट्स अ सोर पॉइंट विद हिम. यह उसके लिए सोर पॉइंट है. यह उसको शर्मिंदगी में डाल देगा. अब देखिए, यदि कोई युवा हल्का सा बाल्ड हो रहा है तो उसके सामने आप गंजेपन की चर्चा भी करेंगे तो उसको बहुत ऑड लगेगा. इट विल बी ए सोर पॉइंट विद हिम. ही विल फील एम्बेरेस्ड. अगला है आई वुडंट आस्क हिम अबाउट हिज जॉब इंटरव्यू. मैं उससे नहीं पूछूंगा उसके जॉब के इंटरव्यू के बारे में. इट्स रादर अ सोर पॉइंट विद हिम एट द मोमेंट. इस समय उसके साथ यह एक सोर पॉइंट है. मतलब उसको अच्छा नहीं लगता यह सुनकर. जॉब इंटरव्यू के बारे में मैं उससे बात नहीं करूंगा. यह सुनकर उसको वर्तमान में शायद अच्छा नहीं लगता. ये उसके लिए एक सोर पॉइंट है. ये सुन के वो या तो अपसेट हो जाएगा या एंग्री या एम्बेरेस्ड. मतलब जॉब इंटरव्यू को लेकर उसका परफॉर्मेंस अच्छा शायद नहीं रहा है. अगला इंटरेस्टिंग यहां फ्रेज था टू पुट वंस फुट इन समथिंग. अब देखिए, जब आप एक्सीडेंटली कुछ ऐसा कह देते हैं जो किसी को एम्ब्रेस कर दे, अपसेट कर दे या एनॉय कर दे. आपने अचानक ऐसा कुछ कह दिया जो किसी को शर्मिंदा कर दे, किसी को दुखी कर दे या किसी को चिढ़ा दे, कुढ़ा दे, तो आपने अपना फुट उसमें डाल दिया है. जैसे पहला देखिए, ही पुट हिज फीट इन द मीटिंग. उसने मीटिंग में कुछ ऐसा कह दिया जिससे सभी पूरी मीटिंग के लोग नाराज हो गए. कुछ इसने ऐसा कहा कि मीटिंग में एकदम माहौल खराब हो गया. शी पुट हर फीट इन द ऑन गोइंग डिस्कशंस. ऑन गोइंग जो चल रहे हैं, डिस्कशंस चर्चा, जो डिस्कशन चल रहा था उसमें उसने कुछ अचानक कहा और सभी लोग एकदम से एम्बेरेस हो गए, अपसेट हो गए या एनॉय हो गए. इट इज नॉट गुड टू पुट योर फीट इन समथिंग विच इज नॉट योर कप ऑफ टी. किसी ऐसी चीज में अपना पैर फंसाना अच्छी बात नहीं होती
जो आपका चाय का कप न हो। योर कप ऑफ टी मीन्स जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, जो आपका अपना एरिया है, जो आपकी अपनी फील्ड है। अब यदि कोई चीज़ आपका एरिया नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है, और उसमें आप कुछ कहते हैं, तो यू आर सेइंग समथिंग इन अ फील्ड विच इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। जो आपका मामला नहीं है, उसमें आपको बीच में क्यों अपनी टांग फंसाना, लाइक दैट। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि पुट माई फूट इन समथिंग का मतलब होता है कुछ अचानक ऐसा कह देना जो नहीं कहना चाहिए था। अगला देखिए, टू सर्व समबडी राइट। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? यूज टू से दैट यू थिंक समबडी डिजर्व समथिंग अनप्लेजेंट दैट हैपन टू हिम और दैट हैपन्स टू देम। आप ऐसा तब कहते हैं कि कुछ व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होने का हकदार वो था जो उसके साथ हुआ। मतलब कुछ बुरा किसी के साथ हुआ और आप कहते हैं अच्छा हुआ, उसके साथ होना यही था, उसका हक बनता था, उसको तो ये फेस करना ही था। तब लगाते हैं सर्व समबडी राइट। देखिए पहला एग्जांपल, इट वुड सर्व हिम राइट इफ अनिल वर हिज न्यू बॉस। यह उसके लिए सही रहेगा यदि अनिल उसका नया बॉस हो जाए तो सेंटेंस का भाव आ रहा है कि अनिल शायद कोई बहुत टफ बॉस होगा, अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत टाइट रखता होगा, और यह स्पीकर कह रहा है कि उसके लिए सही होगा यदि अनिल उसका बॉस हो जाए तो, तब उसको पता पड़ेगा ऐसा। They tell me how Mr. Sharma read Fountainhead for fun, which I thought serve him right. वो मुझे कहते हैं किस प्रकार से मिस्टर शर्मा ने फाउंटेन हेड को मौज मस्ती के लिए पढ़ा, और मैंने सोचा कि अच्छा फल मिला इसको। फाउंटेन हेड एक सीरियस किताब है, एक डीप किताब है, एक लीप फिक्शन है। इसको पढ़कर आप अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में, अपने सोचने समझने के तरीके में एक बड़ी छलांग अनुभव करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसको मौज मस्ती के लिए पढ़ेगा तो शायद 10, 20, 30 पेज पढ़कर आगे रख देगा, और मुझे लगता है यह मिस्टर शर्मा के लिए सही हुआ, वो इसी के हकदार थे। मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि फाउंटेन हेड शायद उनको सूट भी नहीं करती। अगला है, नॉट डू अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, नॉट डू एनी वर्क एट ऑल। बिल्कुल भी काम करना ही नहीं। आप समझ गए होंगे स्ट्रोक ये शब्द शायद पेंटिंग की फील्ड से निकला है। पेंटर जब पेंटिंग करता है तो ब्रश का स्ट्रोक करता है कैनवस पर, राइट? तो उसने एक स्ट्रोक भी नहीं किया, मतलब उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। देखते सेंटेंसेस। शी नेवर डज अ स्ट्रोक ऑफ वर्क। वो कभी भी बिल्कुल भी काम नहीं करती। आई नेवर डिड ए स्ट्रोक ऑफ वर्क एट कॉलेज। मैंने कॉलेज में कभी कोई काम नहीं किया। कीथ एंड टॉम वर नैटरिंग अबाउट कार्स एंड नॉट डूइंग ए स्ट्रोक ऑफ वर्क। कीथ और टॉम कार्स के बारे में बकबक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। नैटरिंग का मतलब होता है बातचीत करना, गपशप करना। हाउ कैन यू बिल्ड सोशलिज्म इफ यू जस्ट ब्ला ब्ला एंड डोंट डू स्ट्रोक ऑफ वर्क। आप समाजवाद कैसे खड़ा कर पाएंगे यदि आप केवल ब्ला ब्ला बातें करते रहें और कोई काम न करें तो। आगे देखते हैं, टू टेक समथिंग पर्सनली, किसी चीज को पर्सनली लेना। टू फील दैट अ फेलियर इज योर फॉल्ट और फील ऑफेंडेड बाय समथिंग और समबडी। जब आप फील करते हैं कि कोई चीज आपकी गलती है और आप इस कारण बहुत ऑफेंडेड भी फील करते हैं, कि आपको बुरा भी लगता है कि हे भगवान ऐसा क्यों हुआ। दो चीजें हैं, या तो आपको लगता हो कि मेरी गलती है, या आपको लगता हो कि आपको बुरा लगा किसी और के कारण। देखिए पहला सेंटेंस, डोंट टेक इट पर्सनली, शी इज रूड टू एवरीवन। इसको पर्सनली मत लेना, वो तो सभी के साथ रूड है। रूड मतलब अविनम्र होना। जब कोई पोलाइट नहीं होता तो रूड होता है, वो तो सबके प्रति रूड है। आप पर्सनली मत लो, मतलब आप प्लीज ऑफेंडेड फील मत करो। यहां इसका सेकंड मतलब निकल रहा है। रिमेंबर, स्टिक टू द इश्यूज एंड डोंट टेक इट पर्सनली। ध्यान रखना, मुद्दों पर टिके रहना, एंड डोंट टेक इट पर्सनली। बिल्कुल व्यक्तिगत बात मत करना, ऑफेंडेड मत होना, केवल मुद्दों की बात है, इसको अपने दिल पर मत लेना। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, कृपया दिल पे मत लेना। ही डजंट वॉन्ट टू सी एनीवन, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। मतलब आप किसी से मिलने गए, उसने मना कर दिया, और आपको कहा जा रहा है कि प्लीज बुरा मत मानना, वह किसी से भी इस समय मिलना नहीं चाहता है। अब आइए पूरा डायलॉग पढ़ते हैं। आई आस्क्ड यू अबाउट हर एसे एंड शी जस्ट इग्नोर्ड मी। अब पहला बंदा कह रहा है कि मैंने स्यू से पूछा कि तेरा निबंध कैसा रहा, और उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कितना पूछा था कि तेरा निबंध कैसा रहा, हाउ वाज योर एसे, एंड शी इग्नोर्ड मी। अब देखिए जवाब, यस
आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ ए सोर पॉइंट, यह एक उसके लिए सोर पॉइंट है, बिकॉज शी गॉट अ वेरी लो मार्क इन इट, उसको बहुत कम ग्रेड मिला है, उसको बहुत ही खराब मार्किंग मिली है, इसलिए यह उसके लिए सोर पॉइंट है। जहां कोई बात करता है ऐसे कि शी बिकम्स अपसेट और अनहैप्पी और एंग्री ऑल्सो, राइट, और एम्बेरेस्ड ऑल्सो, तो उसके लिए क्या है, सोर पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। अब पहले बंदे ने बोला, ओ डियर, हे भगवान, आई पुट माई फुट इन इट देन, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने फालतू में ये विषय छेड़ दिया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। जिसे जवाब दिया, नो, नहीं, इट सर्व्स हर राइट, जो हुआ अच्छा हुआ, वो इसी की हकदार थी। शी डिडंट डू अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने बित्ता भर भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। सो डोंट टेक इट पर्सनली, इसलिए अपनी गलती मत मानो, दिल पर मत लो, ये आपकी गलती नहीं है, डोंट फील ऑफेंडेड। शील जस्ट हैव टू वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम, अगले बार उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब देखिए, इन वेरी इंटरेस्टिंग नेचुरल इंग्लिश के फ्रेजेस से ये पूरा डायलॉग कितना नेचुरल लग रहा है। यदि हम लोग इंडियंस इसी डायलॉग को अपने हिसाब से कहेंगे तो बड़ा ही एकेडमिक, बड़ा ही भारी भरकम, बड़ा ही बोरिंग और बड़ा ही अननेचुरल हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इसमें द सोर पॉइंट, पुट माई फुट इन इट, सर्व्स हर राइट, डिडंट डू अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, टेक इट पर्सनली यूज किया है, तो ये पूरा फ्लोफुल लगता है, फ्लुएंट लगता है और नेचुरल इंग्लिश लगती है। He landed on his feet with that job at the bank. अब landed on his feet का मतलब क्या होता है? वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया with that job at the bank. देखिए, यदि आपको to land on one's feet बोलना हो, जिसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो आत्मनिर्भर बनना। जब कोई काम आप खुद कर सकते हो, आप अपने आपको आपका खर्चा उठा सकते हो, देन यू हैव बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, यू आर लैंडिंग ऑन योर फीट। शी लैंडेड ऑन हर फीट आफ्टर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए बनने के बाद वह आत्मनिर्भर हो गई, सिंपल सी बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लैंड ऑन देयर ओन फीट, हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने खुद के पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। एजुकेशन इज वेरी क्रूशियल इफ यू वॉन्ट टू लैंड ऑन योर ओन फीट, शिक्षा बहुत जरूरी है यदि आप खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तो। अगला है, यू मे रेस्ट अश्योर्ड दैट वी विल डू एवरीथिंग वी कैन टू हेल्प, आप भरोसा रखिए हम वो हर काम करेंगे जो हमें मदद करने के लिए आवश्यक है। वी विल डू एवरीथिंग वी कैन, हम वो हर काम करेंगे जो हम कर सकते हैं टू हेल्प, मदद करने के लिए, आप भरोसा रखिए। यू मे रेस्ट अश्योर्ड दैट वी विल डू ऑल वी कैन टू फाइंड हिम, उसे ढूंढने के लिए वी विल डू ऑल वी कैन, हम वो सब काम करेंगे जो कर सकते हैं, मतलब हम उसको ढूंढने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। You can rest assured that we will do everything we can to get your money back. आप भरोसा रख सकते हैं कि हम वो हर काम करेंगे जो कर सकते हैं आपका पैसा वापस लाने के लिए। Their parents can rest assured that their children's safety will be of paramount importance. उनके माता पिता भरोसा रख सकते हैं कि उनके बच्चों की सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्व की है। Will be of paramount importance, most important क्या है, उनके बच्चों की सेफ्टी। अगला देखिए, इट वोंट बी इजी, यू हैव जस्ट गॉट टू हैंग ऑन इन देयर। हैंग ऑन इन देयर का मतलब क्या होता है, देखिए, इट वोंट बी इजी, आसान नहीं होगा, आपको केवल हैंग ऑन इन देयर करना है, मतलब आपको बस वहां टिके रहना है। हैंग ऑन करना मतलब लगे रहना, आपको वहां टिके रहना है, वहां से छोड़ना नहीं है। डोंट वरी, जस्ट हैंग ऑन इन देयर, चिंता मत करो, बस पकड़े रखो, लगे रहो। इन द मीन टाइम जस्ट हैंग ऑन इन देयर, और इतनी देर में आप बस यहां टिके रहना, यहां लगे रहना। वर्क कैन गेट टफ इन द मिडल ऑफ ए टर्म बट हैंग ऑन इन देयर इट विल बी ओके। किसी भी टर्म के, किसी सेमेस्टर के बीच में काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लगे रहना, करते रहना और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जो कर रहे हो करते रहना, हैंग ऑन इन देयर। If this type of interviewer senses a weak spot, he or she will hang on in there mercilessly.
यदि इस तरह के इंटरव्यूअर ने, साक्षात्कार लेने वाले ने आपका कोई वीक स्पॉट सेंस कर लिया तो फिर वह उसी पर लगा रहेगा बिना किसी दया के। तो कुछ बड़े क्रूर इंटरव्यूअर्स होते हैं, यदि आपके पर्सनैलिटी में एक वीक स्पॉट देख लें तो वहीं लगे रहते हैं, उसी बारे में और सवाल पूछते रहते हैं बिना किसी दया के। If my memory serves me correctly, the first moon landing was in 1969. यदि मेरी याददाश्त मुझे सही बताती है तो मून की पहली लैंडिंग, चंद्रमा पर पहली बार कोई उतरा कब था? 1969 में उतरा था। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली, यदि मेरी याददाश्त सही जवाब देती है तो। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली, ही लिव्ड इन पेरिस फॉर ए वाइल, यदि मैं सही सोच रहा हूं तो वह कुछ समय के लिए पेरिस में रहा था। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली, शी वॉज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन द अकेडमी, अकेडमी ज्वाइन करने वाली पहली पर्सन वही थी, यदि मेरी याददाश्त सही है तो। और आज का लास्ट देखिए, माई सिस्टर जस्ट बॉट ए न्यू कार, मेरी बहन ने अभी एक नई कार खरीदी है। बेसिकली देखा जाए तो इट्स जस्ट कीपिंग अप विद द गुप्तास, यह केवल गुप्ता लोगों के साथ कीपिंग अप विद है, मतलब कंपटीशन में है। कब होता है ना, हम लोग अपने रिश्तेदारियों में, आस पड़ोस में कंपटीशन करते हैं, तो मेरी बहन ने भी ऐसी कंपटीशन की है गुप्तास के साथ और एक नई कार खरीदी है। देखें पहला, वर्कर्स इनकम्स आर नॉट कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन, कर्मचारियों की जो आय है वह महंगाई के साथ बराबरी नहीं कर पा रही है, मतलब महंगाई अधिक बढ़ रही है, इनकम कम। वेजेस आर नॉट कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन, मजदूरियां महंगाई के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, बराबरी नहीं कर पा रही हैं। फूड प्रोडक्शन इज नॉट कीपिंग अप विद पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के साथ खाने का उत्पादन उसी रेशो में नहीं बढ़ पा रहा है। आर वेजेस कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन, क्या मजदूरी महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है, उसे बराबरी कर पा रही है? थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपको ये कैप्सूल कैसा लगा हमें जरूर बताइए, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।